पत्थर सा जिगर चाहिए कायनात को कपा देने वाली इस चीख को सुनने के लिए। आंसुओं की स्याही से लिखी हुई कलेजा फाड़ देने वाली कहानी को जानने के लिए। पता चला आपको? 7 बजे जी, 7 बजे हमको पता चला। इस चित्कार को महसूस करने के लिए, इस अंतहीन पीड़ा को समझने के लिए महामानव सा होना पड़ेगा, क्योंकि दर्द के अथाह समंदर में दिल दहलाने वाली इस व्यथा की कथा इतनी है जिसके आगे शब्द नहीं होते। दर्द की अनगिनत दास्तान है जो शब्दहीन है। कहीं मां रो रही है, कहीं बीवी बिलख रही है, कहीं बहन तड़प रही है। क्या पता चला? गाड़ी पलटी क्या नाम था बेटा का? मिथुन कुमार पंडित। कब गया था यहाँ से? कब गया था यहाँ से? कल परसों गया। किस किस को सुनाएं, क्या क्या बतलाएं, क्या क्या दिखाएं। 24 घंटे में जिंदगी कैसे 180 डिग्री घूम जाती है। कैसे किसी का पति बिछुड़ जाता है, कैसे बेटा हमेशा के लिए खो जाता है। कैसे सरकारी लापरवाही की वजह से सामूहिक शवों का ढेर लग जाता है। कैसे किसी का भाई, किसी का मामा, किसी का चाचा लाशों के ढेर में लापता हो जाता है। इसका कपाने वाला प्रमाण है बालासोर रेल हादसा, जिसने उम्मीदों को बेजान जिस्म में बदल दिया। देखिए, मैं जहां हूं आज मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं जहां हूं यहाँ पर 100 से ज्यादा लाश रखी हुई हैं। हम आपको वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो इतनी विभत्स तस्वीरें हैं शवों की यहाँ पर रखी हुई। ये अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड बॉडीज हैं और ऐसे 100 से ज्यादा शव यहाँ रखे हुए हैं जिनके लिए अभी तक कोई आया नहीं है उनको लेने के लिए। यहाँ शव डब्बों में नहीं रखे हैं, यहाँ शव सिर्फ ऐसे ही रखे हैं, उन्हें ढक के रखा गया है सफेद कपड़े में, और कई शव खुल भी गए हैं। तो आप वो विभत्स तस्वीरें नहीं देख सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते हैं। और 100 शव जहाँ रखे हों वहां पर कैसी मानसिक स्थिति होगी या मनोबल का क्या हाल होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं कि 100 के 100 शव एक साथ रखे हों और सिर्फ इंतजार हो रहा हो कि कोई आकर उन्हें ले जाए। 100 शव अगर कहीं रखे हों, 100 से ज्यादा हैं, ये मैं आपको आधिकारिक संख्या नहीं बता रही हूँ, 100 से ज्यादा शव हैं। और ये पुलिस को यहाँ पर खड़ा किया गया है। इस दीवार के उस पार सारे शव रखे हुए हैं, जिसमें इस समय देखिए ये परिजन ऐसे कई हैं जो अंदर जा रहे हैं, साइड में खड़े हो रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ बताने के लिए कि ये वो हैं कि नहीं। उनकी मानसिक स्थिति नहीं है बात करने की। ऐसे किसी व्यक्ति से हमने बात की, वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनके परिजन को वो देखकर, अपने पति को देखकर उनका इतना बुरा हाल हो गया था। 24 घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, सब सफर में थे। कोई नौकरी की उम्मीद में गांव से निकला था, कोई शहर से दूसरे शहर जा रहा था, कोई फैमिली फंक्शन से लौट रहा था। लेकिन अचानक ही ढलती हुई शाम में जिंदगी पर पूर्ण विराम लग गया। बालासोर में शवों का पहाड़ खड़ा हो गया। समूचा देश अथाह दर्द में डूब गया। बंगाल, झारखंड से लेकर ओडिशा तक शोक पसर गया। हाथ में तस्वीर लिए लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये तो मेरा मामा है, एक मेरा चाचा था, मेरा चाचा नहीं मिल रहा है अभी। मैं तो था ही नहीं, मैं गांव से आया, मेरा तो घर है बर्धमानपुर, बंगाल से आया। तो चाचा को मैं ढूंढने के लिए वो सोरू ना क्या बोला, वो भाई वहाँ पे भी गया था, यहाँ बालेश्वर भी गया था, यहाँ ढूंढ के गया था, अभी भी नहीं मिले, कोई आता पता भी नहीं मिले। दिल में कहाँ ढूंढूंगा, मैं तो बंगाल से आया, मैं आया नहीं कभी भी, कहाँ ढूंढूंगा। 3-4 जगह तो ऐसे ही ढूंढ लिया। हुआ था, वो लोग काम में जा रहा था, लेकिन जब खबर मिला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग इधर आया। आने के बाद एक का डेड बॉडी मिला है, लेकिन अभी 6 लोग का बाकी है, 6 लोग का ना पता है अभी तक पूरा भुवनेश्वर इधर उधर पूरा छानबीन किया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। एक का मोबाइल बज रहा है, लेकिन तो उठाने का कोई
ये नहीं है, पूरा कंटिन्यू बज रहा है। पे कम से कम 100-150 लाश देखा है, लेकिन उसमें नहीं था। उधर हाँ बालेश्वर हॉस्पिटल में देखा, उसमें एक आदमी था हमारा, बाकी 6 मिसिंग है। भद्रक से चढ़ा है और जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया वो। क्या नाम है बच्चे का? आपका क्या नाम है? क्या स्थिति हुई थी? मेरा नाम अली अख्तर सलीम है और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद मजहर है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, कल शाम रात से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक कोई पता नहीं है। परिवार क्या कह रहा है अभी? सब कितना लोगों के बुरा हाल है और सब ये कुछ आपका भुवनेश्वर गया, बालेश्वर गया हुआ है, कुछ वहाँ गया हुआ, मतलब सब दौड़ रहा है खाली इधर। हादसे की खबर मिलते ही लोग अपनों को तलाशने दौड़ पड़े, लेकिन किसे पता था कि किसकी सांसें चल रही हैं और किसकी जिंदगी दस्तावेज बन चुकी है। ये टूटी हुई पटरियां, छत विछत पड़ी बोगियां, पत्ते की तरह बिखरे पड़े रेल के डिब्बे बार बार डरा रहे हैं। क्योंकि इन बोगियों में सिर्फ लोगों की निशानियां बची हुई हैं। कहीं खाना पड़ा है, कहीं किसी के कपड़े हैं, किसी की चप्पल पड़ी है। रेल के डिब्बों में मौजूद लोग या तो अस्पताल में पड़े हैं या फिर शवों के ढेर में। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर खड़े रहना बहुत मुश्किल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन सीधी है ही नहीं। हम अगर यहाँ पर चलने की कोशिश करें तो हम नहीं चल पाएंगे बिना पकड़े, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा। और मैं आपको इसका एविडेंस दे रही हूँ। ये जो प्रूफ है, ये ट्रेन देखिए, ये एक बोगी है जो पटरी से नीचे उतरी हुई है और ये दूसरी बोगी है, वो S6 है, ये S5 है, वो पेंट्री कार है उसके आगे वाली। और ये इस बोगी में यहाँ पर बिना पकड़ के चलना, सिर्फ 12 घंटे हुए इस ट्रेन को, इतनी धूल जम गई है यहाँ पर। यहाँ चलना मुश्किल है क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा, पूरी ट्रेन टेढ़ी है इस समय। और ये देखिए, मैं आपको जो बार बार कह रही हूँ कि क्या स्थिति है। सब सामान छोड़कर स्लीपर क्लास में तो वैसे भी संख्या ज्यादा होती है पैसेंजर्स की, यात्रियों की। एक एक सीट पे 6 लोग से ज्यादा ही होते हैं। चप्पलें छोड़कर चले गए हैं, या उस समय कैसे भागे होंगे अपना सामान छोड़कर। देखिए 7 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। जब ये घटना हुई है तो 7 बजे का मतलब है कि उस समय खाना खाने का समय होता है कई लोगों का। कई लोग यहाँ पर आसपास के ट्रेन स्टेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ चल पाना बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए बार बार पकड़ कर चल रही हूँ, बिकॉज वी आर अनेबल टू होल्ड द बैलेंस ऑफ अ बॉडी। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू दैट। एंड ये देखिए तस्वीरें, चप्पल, खाना, खीरा, पानी, कपड़े, झोला और झोले में रखा हुआ सामान। ऊपर की सीट्स झूल रही हैं। ये कमोबेश हर बोगी की स्थिति है। सबसे भीषण हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल ट्रेन पश्चिम बंगाल से चली थी। चेन्नई को जाने वाली इस ट्रेन में बंगाल, झारखंड, ओडिशा के मुसाफिर सबसे ज्यादा थे। वो गरीब लोग जो दिहाड़ी कमाने के लिए तमिलनाडु की तरफ जाते हैं। आगे की जनरल बोगियों में वही भरे पड़े थे। अब उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल त्रासदी है। भारत में ऐसा रेल हादसा पिछले 23 बरस में कभी नहीं हुआ था। खून से सनी पटरियों पर रेल ने कैसे लोगों की जिंदगी छीन ली, उसे जरा समझिए। 2 ट्रेन और 1 मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, जबकि दूसरी यशवंत एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 ऐसे पैसेंजर थे जिनका रिजर्वेशन हुआ था। बाकी बिना रिजर्वेशन या बगैर टिकट वालों की कोई गिनती नहीं है। जबकि इस ट्रेन में बड़ी तादाद में मजदूर सफर कर रहे थे जनरल बोगी में। दूसरी ट्रेन थी यशवंत एक्सप्रेस, जिसमें 1039 रिजर्व पैसेंजर थे। बाकी मुसाफिरों का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। इस वक्त ट्रेन में बगैर रिजर्वेशन वाले मुसाफिरों की कितनी भीड़ रहती है, ये सब जानते हैं। हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी बेहिसाब भीड़ थी, जबकि यशवंतपुर से हावड़ा जा रही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में भी मुसाफिर भरे हुए थे। तब करीब 7:20 का वक्त हो रहा था। बहनागा रेलवे स्टेशन की कॉमन लूप पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी और डाउन लाइन से तेज रफ्तार के साथ यशवंत एक्सप्रेस आ रही थी, जबकि अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस भी तेज रफ्तार के साथ आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को बहनागा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था, लिहाजा उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, लेकिन हादसे की पटरी पर दौड़ रही ट्रेन बेकाबू हो गई और फिर वो हुआ जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाला था। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत
आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। जानते हैं, पहली दफा 3 रेल की टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। रेलवे स्टेशन के करीब बोगियां पत्ते की तरह बिखर गई। 1-2 नहीं बल्कि 17 डब्बे छिटक गए। ट्रेन की बोगियां फट गईं। टक्कर की वजह से खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 से ज्यादा लोग बाहर जाकर गिरे। बोगियों में जो लोग बचे हुए थे वो चिल्लाने लगे। भगदड़ मच गई। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। इन बोगियों में बैठे मुसाफिरों की तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको हूबहू दिखा भी नहीं सकते। बेहिसाब रफ्तार में भाग रही ट्रेन की बोगियां बिखरने के बाद किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कटे हुए, किसी का बदन चिपक गया। आसपास लोगों की बॉडी बिखर गई। रात और दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ बयां करना मुश्किल है कि किस तरह से ट्रेन की तबाही का मंजर है। ये बोगी के ऊपर बोगी है और कौन कहां से किसका शव निकलेगा ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक आसपास के 5 से 7 अस्पतालों में लोगों की भर्ती हो गई है और 200 से ज्यादा एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा चुका है। साथ ही भीड़ इस समय लोगों की यहाँ पर जमावड़ा तो है ही, और सुरक्षा व्यवस्था के साथ शव निकालने की प्रक्रिया जारी है। शव की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं जहां खड़ी हूं वहां पर ठीक उधर यानी कि हाई कैपेसिटी पार्सल वैन से एनडीआरएफ की टीम्स बार-बार शव को निकालकर यहां ला रही हैं। और ये अभी सुबह जब अभी आधे घंटे पहले तक 5 के आसपास इतने शव थे और अभी ये और बढ़ गए हैं। और ये संख्या 233 जो हुई है ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। हादसे की खबर सुनकर ओडिशा के मुख्यमंत्री दौड़े आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंची, रेल मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, हालात का जायजा लिया, घायलों से मिले, मदद का आश्वासन दिया। शोक जता रही सरकार इसे टेक्निकल गलती बता रही है। कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है।